हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, अच्छे तरीके से दीपावली मनाइए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 नवंबर 2023 से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं रोजाना की तरह। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी थीम के साथ 8 नवंबर को अभी कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश कौन बना है? चिली बन गया है। 16.1 मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला देश का पहला बंदरगाह बन गया है मुंद्रा पोर्ट, गुजरात का। इसके अलावा मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारियों की वेल बीइंग यानी भलाई के लिए ग्लोबल रेटिंग में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है हितेश कुमार मकवाना को। सुल्तान जोहोर कप जीत लिया है दोस्तों जर्मनी ने। इसके अलावा गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। 7वां पेरिस मास्टर्स का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। और अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष बाद जो सबसे पुराना ब्लैक होल है वो खोजा गया है। अभी तंजानिया जो कि पूर्वी अफ्रीकी देश है, यहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय IIT संस्थान खोला जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कि कल की वीडियो में आपने पढ़ा था डिटेल में। आज आपने इसका वन लाइनर फॉर्मेट में किया है रिवीजन। अब आगे बढ़ेंगे, डिटेल करंट अफेयर की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दीपावली धमाका ऑफर चल रहा है और इस ऑफर के तहत आपको हर एक वीडियो कोर्स पर अब 70% डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ वीडियो कोर्सेज की बात करूं, देखो अमूमन मैं पिछले कुछ दिनों से GS सफलता बैच की बात कर रहा हूं तो लोगों को लग रहा है केवल वही बैच है। नहीं जी, अगर आप बिहार SSC की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिहार SSC का बैच लेना है। आज के टाइम पर इस ऑफर को लगाने के बाद मात्र और मात्र 149 में, एक पिज्जा भी नहीं आता, उसमें आपको ये मिल जाएगा बिहार SSC का कोर्स। ऐसे ही UPP खाकी बैच और भी ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं जो 149, 200 या फिर 199 इतने में पढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरे कोर्सेज वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, 400 के अंदर, 500 के। अगर आप किसी स्पेसिफिक टारगेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि वो एग्ज़ाम पहले है और उसकी पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हो। और अगर 6 महीने का समय है तो 6 महीने समय दे करके अच्छे से एक बार GS सफलता बैच पर लगा दो, आपको कभी भी कहीं से GS पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये बैचेस कहाँ मिलेंगे आपको? MJT ऐप पर मिलेंगे। GS सफलता बैच के बारे में अगर बात करूँ आज के टाइम पर आपको ये 599 में मिल रहा है, जो कि बहुत कम रेट है इसका। 1999 का ये बैच है और ये आपको मिल रहा है 599 में 70% डिस्काउंट के साथ। दिवाली 70 कूपन कोड यूज़ करना है MJT ऐप पर जाकर। बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं, कुछ उनको जानना रहता है एक्स्ट्रा जानकारी, उनके लिए व्हाट्सएप का आइकन जगह जगह पर मिलेगा एप्लीकेशन पर। तुरंत इस पर क्लिक कीजिए, तुरंत पहुँचोगे आप व्हाट्सएप पर और वहाँ से अपनी बात पूछ सकते हो। आपको नंबर सेव भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही क्लिक पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के डैशबोर्ड में होगे। चलो आगे देखते हैं अब आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले स्क्रीन पर है आपके, हाल ही में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों 37वां राष्ट्रीय खेल अभी संपन्न हुआ, मैंने बताया था 9 तारीख को संपन्न हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल जो था, जो 37वां संस्करण था, ये गोवा में हो रहा था। अब इसमें पदक तालिका यानी मेडल टेबल्स में पूछा गया है टॉप पर कौन रहा, यानी किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो महाराष्ट्र जो है ये रहा है टॉप पर। सर्विसेज की टीम जो है ये है दूसरे स्थान पर यानी कि सेकेंड पर। फर्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र, तीसरे पर हरियाणा, फिर गोवा तो बहुत पीछे रहा है। यहाँ पर आप मेडल टेबल ही देख लो, यहाँ पर आपको मेडल टेबल दिख जाएगा। महाराष्ट्र 75 गोल्ड के साथ, बहुत बड़ा अमाउंट है 75 गोल्ड, 67 सिल्वर, 79 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 221 मेडल जीती है। महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बना था जो 200 मेडल का आंकड़ा छुआ था और नेशनल गेम्स में, तो वो भी रिकॉर्ड याद रखिएगा। सर्विसेज की टीम 64 गोल्ड के साथ टोटल 123 मेडल है। हरियाणा 58 गोल्ड के साथ ये 179 पर है। और अगर हम लोग बात करें गोवा की तो गोवा 9वें स्थान पर है 27 मेडल के साथ, क्योंकि जो होस्ट होता है उसको भी ध्यान में रख लेते हैं। यूपी की बात करेंगे तो यूपी यहाँ पर टॉप 14 में भी नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर, है ना। चलिए, तो अगर हम लोग नेशनल गेम के बारे में बात करें, स्टैटिक्स की, वैसे तो कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर से आज लास्ट बार है तो अच्छे से रिवीजन करते चलो। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गोवा में। 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में।
35वां कहाँ पर हुआ था? केरला में। 35वां 2015 में हुआ था, 36वां अभी पिछले साल हुआ था 2022 में, और 2023 में गोवा में हो रहा है 37वां। 37 इसमें टीम थी, एक्सपेक्टेड टीम, और 43 इवेंट्स हुए थे, मैंने आपको बताया था 43 प्रकार के इसमें इवेंट्स हुए। 9 नवंबर की क्लोजिंग थी और 25 अक्टूबर से शुरुआत हुआ था। पीएम मोदी जी जाकर के इसका इनॉग्रेशन किए थे। इसका मोटो रखा गया था गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है गेट सेट गोवा, मस्कट रहेगा इसका मोगा। तो मस्कट और ये मोटो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप याद रखना। और ये टॉप 3 टीमों की मेडल्स भी आप ध्यान रखिएगा। मेडल्स क्या मतलब, आप केवल महाराष्ट्र भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय खेल था ये, नेशनल गेम्स था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम दूसरा होता है, उसको इसमें मैच मत कराना। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5 संस्करण हो चुका है, इसका ये 37 संस्करण हो चुका है, ठीक है जी। आगे, 9 नवंबर 2023 को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों 9 नवंबर सन 2023 को अभी हाल ही में उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड आपको पता होगा 9 नवंबर को सन 2000 से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो उत्तरांचल वाला हिस्सा है वो अलग हुआ था 13 जिलों के साथ, और वही बना था उत्तराखंड। तो उसी का ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जब ये उत्तराखंड बना था तब ये 27वें राज्य के रूप में बना था, है ना। मतलब उत्तराखंड 27वां राज्य बना था भारत का। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड, और 29वां तेलंगाना बना था। लेकिन अब 28 राज्य वर्तमान में हैं। तो देखो, उत्तराखंड डे मनाया जाता है 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। उत्तर प्रदेश से 13 जिलों के साथ टूटा था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा उत्तरांचल था, पूर्वी वाला हिस्सा पूर्वांचल के नाम से जानते ही हो, अभी भी पूर्वांचल वाला हिस्सा है ही। इसके बाद इधर बुंदेलखंड है। तो यूपी को बेसिकली 4 पार्ट में, रीजन्स में बांटा गया है। 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था। तो उत्तरांचल तो बन गया है अलग राज्य, लेकिन बाकी जो है वह भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। फिलहाल अब उत्तराखंड के बारे में कुछ स्टैटिक्स देख लीजिए। जैसे उत्तराखंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देहरादून इसकी राजधानी है, लेकिन कैसी राजधानी है? देहरादून जो है यह है विंटर कैपिटल। कैसी? विंटर कैपिटल। गैरसैंण जो है ये इसकी समर कैपिटल है, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, और ये शीतकालीन राजधानी है। अगर यहाँ पर झीलों की बात करें तो भीमताल, नैनीताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, इसके अलावा माता ताल, सात ताल, राकस ताल, बहुत सारी झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैं आपको हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ कि ये पूछा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। इसका नाम, पुराना नाम जो था वो था हेली नेशनल पार्क। तो हेली से ये हुआ जिम कॉर्बेट, और फिर जिम कॉर्बेट से अभी इसका रिसेंटली नाम बदल करके रामगंगा कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क भी यहाँ पर है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। माना नीति, लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं और ये पूछे जाते हैं, इनको याद रखना, ठीक है। छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी, ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य हैं। पुष्कर सिंह धामी जी बीजेपी पार्टी से सीएम। गवर्नर यहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ये भी नए नियुक्त हुए हैं, ठीक है जी। आगे, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में अभी हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। देखो, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग मतलब कि इसमें एशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इसमें टॉप पर कौन रही है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना की है, ये टॉप पर रही है। अच्छा, भारत ने इसमें बहुत अच्छा इस बार प्रदर्शन किया है। भारत की अगर टोटल यूनिवर्सिटीज़ की देखें इस लिस्ट में शामिल होने में, तो इस मामले में भारत ने चाइना को इस बार पीछे कर दिया है, ठीक है। तो ये देखो, क्यूएस की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है, भारत की तरफ से टॉप इंस्टीट्यूट बन करके आया है। हालांकि इसकी ओवरऑल रैंकिंग में इसका पोजीशन 40वां है, लेकिन भारत की तरफ से टॉप पर है। भारत की तरफ से टॉप 50 में केवल और केवल 2 यूनिवर्सिटी हैं। एक तो आईआईटी दिल्ली 46वें नंबर पर, एक आईआईटी मुंबई 40वें नंबर पर। टॉप 100 में बात करें तो 7 इंडियन यूनिवर्सिटी हैं टॉप 100 में, टॉप 50 में 2, ठीक है। टॉप 3 ये देख लो, हांगकांग यूनिवर्सिटी सेकंड पर, थर्ड तो क्यूएस के द्वारा जारी किया गया। अब ये रिकॉर्ड कौन सा बना है? देखो, 148 इंडियन इंस्टीट्यूट जो हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये इस लिस्ट में हैं, जबकि चाइना की केवल 133 यूनिवर्सिटी ही इस लिस्ट में है। इस हिसाब से हमने चाइना को पीछे कर दिया है इसमें, ठीक है ना। आगे, हाल ही में कहाँ पर म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास यानी कि मारूमैक्स संपन्न हुआ? मारूमैक्स यानी कि म्यांमार, म्यांमार, एम से म्यांमार, आर यू से रसिया और
M से मैरीटाइम और EX से एक्सरसाइज, यानी कि म्यांमार रसिया म्यांमार और मैरीटाइम यानी समुद्री सुरक्षा अभ्यास या कहें कि एक्सरसाइज। तो म्यांमार और रूस के बीच में हुआ ये, और ये कहाँ हुआ? अंडमान सागर में हुआ। कहाँ पर? अंडमान सागर में। अंडमान सागर कहाँ पर है जी? तो आप अंडमान निकोबार देख रहे हो ना, बंगाल की खाड़ी में, तो अंडमान निकोबार निचला वाला हिस्सा है, अंडमान का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अंडमान सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर म्यांमार और रसिया के बीच में ये अभ्यास हुआ। ये पहला संस्करण था, मतलब पहली बार रसिया म्यांमार के साथ ये एक्सरसाइज किया है इस टाइप का। ठीक है, अब देखो कब से कब तक हुआ? 5 से 9 नवंबर पहला संस्करण था। कुछ और सैन्य अभ्यास जो पिछले दिनों में हुए थे उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जैसे अभी एक संप्रीत हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, उमरेई मेघालय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में अलास्का में इस बार हुआ। आसियान का अभ्यास, ये आसियान के 10 सदस्य देशों ने किया। त्रिशूल, ये भी पूछा गया था यूपी पेट में, तो भारतीय वायुसेना ने किया भारत में चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ब्राइट स्टार, इसमें भारत, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, मिस्र जैसे बहुत सारे देश शामिल थे, और काहिरा एयरबेस मिस्र में आयोजित हुआ। सिम्बैक्स जो है ये भारत सिंगापुर में हुआ, भारत सिंगापुर के बीच में। वरुण जो है ये भारत फ्रांस के बीच में होता है, और इस बार ये अरब सागर में हुआ है। इसके अलावा असिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक्सरसाइज है ये, और इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हुआ है। तरंग शक्ति, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, भारत करेगा इसका आयोजन। और जायद तलवार जो है भारत और यूएई के बीच में होता है, दुबई में हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कामचटका में क्लूचेस्क्वा सोपाका नाम की ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो देखो नाम भी इसका अजीब है, क्लूचेवस्क्वाया सोपाका। ये दोस्तों एक ज्वालामुखी है, और ये रसिया में है। और कहा जाता है यूरेशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ये ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। तो अभी इसमें एरप्शन हुआ है इस वोल्केनो में। देखो ज्वालामुखी जो होता है ये पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है ना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना अगर आप देखोगे, पढ़े होगे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो मेटल वाला जो पोर्शन है, क्रस्ट के बाद देखो क्रस्ट है, मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो मेंटल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। ये मैग्मा जब बाहर आता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है, जहाँ पर क्रस्ट जो है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पर कमज़ोर पड़ता है, वहीं पर ये लोग फट करके बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अंदर में वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल चल रही होती है। तो जहाँ पर बाहर आ जाते हैं फट करके, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। वो पर्वत का रूप लेते हैं भाई, ऐसे है जैसे अगर फट के निकलेगा तो फिर ये पर्वत बन जाएगा, तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब ये मैग्मा बाहर जब निकलता है तब इसे हम लोग कहते हैं लावा। अंदर रहेगा तो कहेंगे मैग्मा, बाहर निकलेगा तो कहेंगे लावा। तो यहाँ पर जब ये इरप्शन होता है तो कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी, जान माल की हानि भी पहुँचाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके राख के बादल जो हैं ये समुद्र तल से 13 किलोमीटर ऊंचा तक उठा था। इतना तेज़ी से नीचे से विस्फोट हुआ, 8 मील की ऊंचाई तक इसका राख और जो बादल हैं ये उठे थे विस्फोट के बाद। तो ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी 3 टाइप से होते हैं, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। ठीक है, तो सक्रिय, सुसुप्त और शांत, ये वाले में से जो सक्रिय वाला है वो वाला है। सक्रिय मतलब कि हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा उसमें एरप्शन होता रहेगा। सुसुप्त मतलब कि कहीं पर एरप्शन हुआ था, और इरप्शन हुआ था कभी, और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल में कभी एक आध दो बार हो जाता है दोबारा से, तो वो ऐसे में सुसुप्त कहा जाता है, मतलब हो सकता है वहाँ पर फिर से। शांत वाले में कि कभी एक बार हुआ था लेकिन अब कोई चांसेस नहीं है, कभी ज़माने में कभी हुआ था। तो ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। ठीक है जी, तो ये क्लूचेवस्क्वाया जो सोपाका ज्वालामुखी है, इसमें अभी विस्फोट हुआ है। कहाँ पड़ता है? रूस के में कामचटका में पड़ता है। आगे, हाल ही में जारी ओडीआई रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो देखो अभी ओडीआई की रैंकिंग जारी हुई आईसीसी के द्वारा। तो आईसीसी की ओडीआई मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, मतलब एक दिवसीय जो इंटरनेशनल मैच होता है उसे ओडीआई कहते हैं। टी20 मतलब कि टी20 मतलब टी20 का इंटरनेशनल, ये 20 ओवर का होता है और ये 50-50 ओवर का होता है। ठीक है, वैसे तो आप में से बहुतों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यही वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैचेस वगैरह कराती है, रिस्पॉन्सिबल संस्था यही है। आईसीसी का भी वर्तमान समय में वर्ल्ड कप चल रहा है, भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अभी आईसीसी ने अपनी एक ओडीआई की रैंकिंग जारी की है, जिसमें बल्लेबाजों में अगर बात करें तो शुभमन गिल ये बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर आ गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में
ये टॉप पर आ गए हैं। भारत के 2 खिलाड़ी देखो 2 लिस्ट में टॉप पर आए हैं, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में भी टॉप पर चल रहा है भारतीय खिलाड़ी। फिलहाल इन्होंने बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और कैप्टन भी हैं, उनको पीछे कर दिया है। शुभमन गिल इस सीजन बोले तो इस कैलेंडर ईयर में 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले भी इकलौते खिलाड़ी हैं अभी के टाइम पर। तो ये 824 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं बाबर आजम। शुभमन गिल की हो गए हैं 830 रेटिंग। 2023 में वनडे और इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन यही बनाए हैं शुभमन गिल, जो कि भारत के हैं। मोहम्मद सिराज देखो, ये भी भारतीय गेंदबाज हैं और ये ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप पर आ गए हैं। ठीक है, मियाँ मैजिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आईसीसी की ये बात हुई। अब देखो आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, उनको मैं कुछ रिकॉल करा देता हूँ जो पिछले दिनों में कुछ बने हैं। जैसे टाइम आउट एक नया प्रक्रिया आ गया है आउट होने का। तो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले भी रोहित शर्मा ही हैं, वनडे में सबसे ज़्यादा शतक इन्होंने लगाए हैं। 49 शतक बना करके सचिन तेंदुलकर के शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी किया विराट कोहली ने, अभी उन्होंने 49 शतक कंप्लीट किए। इसके अलावा शुभमन गिल ने सबसे फास्टेस्ट 2000 रन कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा समी अहमद ने भी 2 बार 5 विकेट लेने वाले ये वर्ल्ड कप में इकलौते बन गए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और मैं दूसरे तीसरे जब आता है तो भी बताते रहता हूँ। अगला, मंदशोभन की कोर कमेटी ने 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए किसे चुना? तो दोस्तों मंदशोभन की कोर कमेटी के द्वारा अभी 11वां कलाकार पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? क्रिस्टोफर डिसूजा को। क्रिस्टोफर डिसूजा आपको ये दिख रहे हैं, दिखने में इंडियन लग रहे हैं ना, इंडियन हैं भी ये। एक्चुअली में साउथ में केरल वगैरह में बहुत सारे जो हैं वो क्रिश्चियन भी हैं और पारसी भी हैं, तो उनमें से ये हैं क्रिस्टोफर डिसूजा, वही के हैं। तो इनको ये एक्चुअली में ये एक्टर हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और डायरेक्टर भी हैं, कोंकणी थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो इनको कोंकणी लैंग्वेज के लिए ही दिया गया है 11वां कलाकार पुरस्कार। ठीक है, तो ये कलाकारों को टीचिंग भी करते हैं और खुद भी ये कलाकार हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। तो इनको दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? मंदशोभन की कोर कमेटी के द्वारा इनको दिया गया है। आगे कुछ और पुरस्कार सम्मान को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो पिछले दिनों में पढ़े थे। आरबीआई ने चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार मिल चुका है। नंदिनी दास को अभी 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। इसके अलावा शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला है। इसके अलावा दिलीप नोंग मैथम को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड पाई हैं CS लक्ष्मी। रुई किसियांग झांग को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है और स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है। ये मैं लगभग आपको दूसरा तीसरे दिन रिवाइज करा ही देता हूँ, तो आपको ये बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार रिकॉल करते रहोगे तो आपके लिए ये बिल्कुल हवा सा क्वेश्चन हो जाएगा, एकदम ईजी सा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला, हाल ही में कौन सी विदेशी रक्षा कंपनी 100% FDI मंजूरी पाने वाली पहली रक्षा कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों साब एक कंपनी है और साब जो है ये एक स्वीडिश कंपनी है और रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। तो भारत में इसने 100% FDI गेन किया है। FDI बोले तो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्टली किसी कंपनी में या किसी पर्सन के या किसी संस्था, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो वो उसे कहते हैं FDI। FDI के पीछे दुनिया क्यों पागल रहती है? FDI क्यों चाहिए सबको? FDI जब जिसको नहीं मिलता वो पाकिस्तान जैसे हो जाता है, FDI नहीं आ रहा है। FDI इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो फॉरेन से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो फॉरेन से करेंसी लाएगा अपने भारत में, तो यहाँ पर किसके जरिए लाएगा, कौन सी करेंसी लाएगा? तो वो लाएगा डॉलर में। स्विफ्ट बीच में एक संस्था होती है, वो काम करती है ना ट्रांजेक्शन कराने में। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो दिया था जब रसिया पर स्विफ्ट सैंक्शन लगा था तभी। तो स्विफ्ट क्या है आप वहाँ देख सकते हो। तो स्विफ्ट के जरिए कोई भी, जैसे स्वीडिश है तो स्वीडिश का अलग करेंसी होगी, वो आएगा तो यहाँ डॉलर में चेंज होगा और डॉलर के बाद तब इंडिया में आएगा। अब जब इंडिया में आएगा तो इंडिया का जो कोषागार है उसमें जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें वो डॉलर के रूप में इकट्ठा होता जाएगा। जितना ज़्यादा आपके पास फॉरेक्स रिजर्व होगा ना, उतना ही आप मजबूत देश कहे जाओगे, क्योंकि उतने ही आपकी करेंसी माने होगी। आपका खुद का करेंसी क्या चलता है उससे नहीं मैटर करता, आपके यहाँ ये कितना है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि FDI आई तो, लेकिन
100% कभी कभी सरकार नहीं करने देती है। ऐसा क्यों नहीं करने देती? देखो कोई कंपनी है, मान लो जैसे कि एक कोई मीडिया कंपनी है, ठीक है, कोई मीडिया कंपनी है, और उस कंपनी में अगर मान लो कि 100% FDI आ जाता है चाइना से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% FDI आ गया चाइना से, उसके बाद फिर चाइना पूरा पूरा कंट्रोल करेगा उस मीडिया कंपनी को। अब चाइना रोज़ प्रोपेगेंडा उस पर फैलाना शुरू कर देता, ठीक है। तो इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, उस पर रेगुलेशंस वगैरह लगाए रहती हैं, देखते हुए कि कौन सा देश का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कैसा क्या आ रहा है। तो ये सब चीज़ों की वजह से 100% FDI बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये साब नाम की जो कंपनी है, एक रक्षा परियोजना के लिए 100% विदेशी निवेश प्राप्त कर ली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तो स्वीडिश कंपनी है और स्वीडन वगैरह के लोग जो है उतना, ठीक है, उतना भारत से मतलब अच्छे रिलेशन है, इसलिए कोई दिक्कत है वाली बात है नहीं। भारत में आकर के ये अपना एक यूनिट स्थापित करेंगे और भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी अपना इक्विपमेंट वगैरह बनाएंगे। तो जैसे कि अपना कैंपेन भी चल रहा है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो हम लोग अपने देश में बनाएंगे ही और दुनिया भर के देशों को सेल भी करने वाले हैं, यानी एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। अगला, NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कोपेनहेगन में हुआ है। कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है डेनमार्क में। तो इसमें जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी गए हुए हैं। ये कौन है? ये भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये जो NHRI है ना, इसका मतलब होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स का अभी 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसमें जो अपने देश के यानी कि ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया जो हैं, उसके अध्यक्ष जो हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। तो ये गए थे और उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किए भारत को, और वहाँ पर अपना स्पीच वगैरह दिए। इस बार की थीम क्या रखी गई थी? थीम थी टॉर्च्योर एंड अदर थर्ड ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRI। तो लंबा थीम है, पूछा जाएगा नहीं, ये आपको जरूर पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में आप बताना, ठीक है। आगे कुछ और आयोजन सम्मेलन हैं, उनको रिकॉल कर लेंगे फटाफट से। जैसे महिला जल के लिए, जल महिलाओं के लिए, यानी वाटर फॉर वीमेन, वीमेन फॉर वाटर अभियान, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में हुआ। G20 की संसदीय अध्यक्षता की शिखर सम्मेलन, जिसे P20 कहा जाता है, ये नई दिल्ली में हुआ। इसके अलावा हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन मुंबई में हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन दिल्ली में हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये हुआ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन UAE में हुआ और विश्व कॉफी सम्मेलन ये बेंगलुरु में हुआ। क्लियर है? आगे नवंबर 2023 में कोंकण रेलवे के अगले CMD कौन नियुक्त किए गए? तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बेसिकली कंपनी है और उसके अगले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं दोस्तों संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा जी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं फिलहाल, यहाँ कंपनी का नाम दिख रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत सरकार का एक उपक्रम है, खास करके रेलवे मंत्रालय के तहत आता है, और इसी के अभी नए MD और CEO या कहें कि चेयरमैन एंड MD बनाए गए हैं संतोष कुमार झा। ये इसमें पहले निदेशक थे भी, डायरेक्टर थे, संचालन और वाणिज्यिक विभाग देखा करते थे, कॉमर्शियल और ऑपरेशन, लेकिन अब इनको इसका महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो संजय गुप्ता की जगह पर ये आए हुए हैं CMD के रूप में। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में है। क्लियर है जी? तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे आज की करंट अफेयर से। आप सभी लोगों को एक बार फिर से धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। MZT ऐप पर दोस्तों चल रहा है ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर, जिसमें 70% आपको मिल रहा है हमारे सभी प्रकार के कोर्सेज पर डिस्काउंट। इसके अलावा ई-बुक्स पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है। एक चीज़ और मैं आपको संदेश देना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है ना कि आप कई बार कोई बड़े इंस्टीट्यूट को प्रेफर करते हो कि वहाँ से कोर्सेज ले लिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा करते हो आप, बड़ा इंस्टीट्यूट है, अच्छी बात है, लेकिन आपका ये भी राइट बनता है ये ज़रूर पूछना कि वो जो बैच मिल रहा है, कभी कभी बार आप अमाउंट को देखते हुए थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हो कि जैसे कि यहाँ पर 600 में मिल रहा है तो वहाँ पर 400 में, वहाँ पर 300 में मिल रहा है, तो हम बड़ा इंस्टीट्यूट है तो 300 वाला ले लें। लेकिन आपका ये राइट ज़रूर बनता है यहीं पर कि आप वहाँ पर पूछो कि सर ठीक है, आपकी फ़ोटो आपका नाम देख करके तो हम आपके इंस्टीट्यूट का ये बैच ले रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ाएगा कौन?
जो पढ़ाएगा उसका डेमो कैसे मिलेगा, ये ज़रूर पूछा कीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं पूछोगे तो चूँकि वो जो भी जिस नाम को देख करके आप गए हो वहाँ पर, जो भी कोर्स ले रहे हो, जहाँ पर भी ले रहे हो, तो वो टीचर के पास इतना टाइम तो नहीं है कि हर एक बैच में जा करके खुद ही पढ़ाएगा, है ना, उसकी टीम होगी। तो आप ये ज़रूर पूछा कीजिए कि आपको पढ़ा कौन रहा है, और फिर उसकी डेमो देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्स लेने के बाद पढ़ाएगा वही। तो ये अवेयरनेस टाइप का एक संदेश है, इसको आप ज़रूर समझिए इस बात को, ठीक है। और कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो डेमो देख करके तभी लीजिए। अपना भी वैसे डेमो आ चुका है, डेमो जो है वो आपको मिल जाएगा कोर्स में, बैच में जाइएगा। ज्योग्राफी का डेमो आ चुका है, और कल तो मैंने आपको हिस्ट्री का भी एक डेमो दिया था, तो आप हिस्ट्री वाला भी डेमो देख लीजिए, वो तो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल वगैरह ज्वाइन करना। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है। इसके अलावा इसका आंसर होगा शतरंज से। और किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो माइकल डगलस को नवाजा जाएगा। आज आपको क्या बताना है, मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है। इसके अलावा भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। दोनों ही इजी क्वेश्चन है, अगर कल की वीडियो देखोगे जरूर आंसर करोगे आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे रिलेटेड डिटेल्स भी लिखोगे। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, इसकी क्विज और पीडीएफ एमजीटी ऐप पर मिलेगी। मैं मिलूंगा अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।